अब हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहिए जिसको, अब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और पॉलीसैकेराइड होंगे। ये सब एक पैलेट के रूप में पाए जा सकते हैं। मतलब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को, जिसमें कि पानी नहीं होता है, आप उसका पैलेट बना लीजिए। पैलेट मतलब मांस दबा करके एक गोल मांस बना लीजिए, या उसका एक सुखा करके उसका आप लड्डू जैसा बना लीजिए, ठीक है। तो दैट इज पैलेट। तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में क्या क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में न्यूक्लिक एसिड होगा, ये मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन होगा, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड भी होंगे, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और साथ में लिपिड भी होता है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में पॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है। तो अब हम लोग पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पॉलीसैकेराइड, ठीक, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये चेन ऑफ शुगर्स होते हैं। यानी पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। और ऐसा भी पॉइंट एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि पॉलीसैकेराइड इज अ थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। और शुगर्स को ही जनरली हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है। यूजुअली मोनोसैकेराइड्स मीठे ही होते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखा है पॉलीसैकेराइड का, कि पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड्स आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? इज अ लॉन्ग थ्रेड, इज अ थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, ईंटे की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे ईंटें मिल करके बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल करके पॉलीसैकेराइड रूपी बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक हो गया और पॉलीसैकेराइड बिल्डिंग हो गई। तो एक कहने का दूसरा तरीका भी ये है कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो थ्रेड होते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड आर थ्रेड containing मोनोसैकेराइड यूनिट, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं इसमें, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मोनोसैकेराइड यूनिट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक, BUILDING, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? पॉलीसैकेराइड के। और पॉलीसैकेराइड कैसा होता है? थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मोनोसैकेराइड है, इससे जुड़ गया दूसरा मोनोसैकेराइड, इससे जुड़ गया तीसरा मोनोसैकेराइड, इससे जुड़ गया चौथा मोनोसैकेराइड। इस तरह से पॉलीसैकेराइड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो मोनोसैकेराइड ये है, ये मोनोसैकेराइड्स है। और ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो ये। सो दिस इज पॉलीसैकेराइड, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स मोनोसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है। तो ये बात एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि पॉलीसैकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिमाग में आता है वो है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है धरती पर, ठीक है। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन आवर बायोस्फीयर। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, और वाटर है मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। और सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड ऑन अर्थ। धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है? सेलुलोज। तो उसी का एग्जाम्पल सबसे पहले आता है। तो सेलुलोज जो है
वो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में दिमाग में आएगा सबसे पहले सेलुलोज, ठीक है। और सेलुलोज जो होता है वो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, भाई यही तो है, मोनोसेकेराइड बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इनको रिपीटिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड। पॉलीमर समझते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे मोनोमरिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। ये मोनोसेकेराइड मोनोमर के रूप में पाए जा रहे हैं। बहुत सारे मोनोमर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। तो आप कह सकते हैं कि सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड। पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जितने भी वो सब पॉलीमर ही तो होते हैं, बस कहने का नजरिया है सेकेराइड, ठीक है। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड। और यहां पर जो सेलुलोज होता है वो ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ only one type of monosaccharide। तो केवल एक ही तरह का मोनोसेकेराइड इसमें पाया जाता है और उसी से सेलुलोज का निर्माण होता है। अब इसमें जो मोनोसेकेराइड पाया जाता है वो है ग्लूकोज, ठीक है। तो कई सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में मिल करके सेलुलोज का निर्माण करते हैं। ये लॉन्ग चेन है, ठीक है। डॉट लाइन बताता है कि ये चेन और आगे लंबे तक गई है। तो यहाँ जो सेलुलोज मोनोसेकेराइड पाया जाता है वो कौन सा मोनोसेकेराइड पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो हमने आपको ऑलरेडी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझा दिया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। और वो जो मोनोसेकेराइड होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। और यहां पर सेलुलोज के बारे में ये भी पॉइंट लिख लेंगे, इट इज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड फाउंड इन नेचर। तो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। तो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड फाउंड इन नेचर, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल के रूप में ये एक तरह से हर प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हमने आपको बोला था कि जब किसी पॉलीसेकेराइड में एक ही तरह के मोनोमरिक यूनिट होंगे, एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट होंगे तो उसको होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। जब प्रोटीन पढ़ा रहे थे तो बताया था कि प्रोटीन में 21 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी जो प्रोटीन की चेन होती है उसमें एक ही अमीनो एसिड की बार बार रिपीट नहीं होगी, उसमें 21 टाइप के अमीनो एसिड्स जो है वो रास्ते में मिलेंगे आपको उस चेन में, ठीक है। लेकिन जब आप सेलुलोज को देखेंगे या स्टार्च को देखेंगे या ग्लाइकोजन को देखेंगे, ज्यादातर पॉलीसेकेराइड्स को देखेंगे तो उसमें आपको सेम रिपीटिंग यूनिट का रिपीट मिलेगा, सेम मोनोसेकेराइड यूनिट ही पाए जाएंगे पूरे चेन में। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीमर होता है। तो ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट होता है उसको होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। जैसे काइटिन है, काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये होमोपॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट होने के वजह से, ठीक है ना, सेलुलोज इज होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर है या इसको हम होमोपॉलीसेकेराइड ही कह सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब क्योंकि बात सेलुलोज की उठी है तो सेलुलोज के बारे में 2-3 पॉइंट और हैं जो हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, मतलब ऑकरेंस। तो सेलुलोज की बात अगर करें तो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट की जो सेल होगी उसके सेल वॉल में, सेल वॉल के ये चारों तरफ ये पाया जाता है सेलुलोज। और उसके बाद दूसरा जो पेपर बनता है पेपर पल्प से। पेपर पल्प आपको मालूम है प्लांट के टिश्यूज होते हैं जिनको पीस करके पेपर पल्प बनाया जाता है और उससे फिर पेपर बनता है। खासकर जो ग्रासेस होती है, बैम्बू होता है, यूकेलिप्टस होता है, इन सब के लकड़ियों से पल्प बनता है और उस पल्प से पेपर बनाया जाता है। तो ये सब तो सेलुलोज ही होते हैं। तो याद रखिए प्रेजेंट इन पेपर। तो सेलुलोज का दूसरा एग्जाम्पल है इट इज प्रेजेंट इन पेपर। ये पेपर में पाया जाता है। और पेपर कैसे बनता है? पेपर बनता है पेपर पल्प से, पेपर पल्प से बनता है। और पेपर पल्प जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है।
स्पेसिफिक प्लांट होते हैं। अब आम के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। अमरूद के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे पेपर बनाने के लिए। पेपर बनाने के लिए कुछ खास तरह के प्लांट्स होते हैं, उनका पल्प बनाया जाता है, उनकी लुगदी बनाई जाती है लकड़ी को कूच करके, पीस करके, और फिर उससे पेपर बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, पेपर में सेलुलोज पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद आपने कॉटन, रुई देखा होगा, रुई जिससे कपड़े बनते हैं। ये जितने भी कपड़े आदमी पहनता है ज़्यादातर इसमें सूती कपड़े होते हैं, और सूती कपड़े जो है वो सूत से बनते हैं। सूत मतलब कॉटन थ्रेड, और कॉटन थ्रेड आपको मालूम है ये बीज से निकलता है। कपास का जो पेड़ होता है उसके बीज के सरफेस से रेशे निकले रहते हैं, लंबे रेशे और छोटे रेशे। लंबे रेशों को लिंट कहते हैं, छोटे रेशों को फज कहते हैं। तो लिंट और फज क्या है? ये सीड का जो सीड कोट होता है, सीड का सरफेस होता है। आपको मालूम है सीड में 2 लेयर्स होते हैं, टेस्टा और टेगमन। छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो सीड के सरफेस से हेयर्स निकले रहते हैं, वो कॉटन थ्रेड है, और उन्हीं थ्रेड को नोच करके उनसे कॉटन हेयर्स है, सॉरी सीड हेयर्स हैं, और उन्हीं हेयर्स को नोच करके अलग करके उसको थ्रेड का रूप दिया जाता है, और उस थ्रेड से फिर कपड़े बुने जाते हैं। तो कॉटन थ्रेड ये भी प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इसमें भी सेलुलोज होता है। सेलुलोज का बहुत मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो कॉटन थ्रेड में होता है। तो आप देखेंगे तो प्रेजेंट इन कॉटन। तो सेलुलोज कहां कहां पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट, पेपर और कॉटन। ये कॉमन एग्जांपल है सेलुलोज कहां कहां मिलता है। तो ये हो गया पहला पॉलीसैकेराइड। और इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी ग्लूकोज होगा यहां पर, वो एनसीईआरटी बुक पर तो नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बीटा ग्लूकोज होता है। कौन सा ग्लूकोज होता है? बीटा ग्लूकोज। तो सेलुलोज में ये जो ग्लूकोज यूनिट होता है, ये ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज होता है। हम आपको समझा चुके हैं अल्फा और बीटा ग्लूकोज का मतलब क्या है। जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या पढ़ाया गया है आपको, तो उसमें एक पायरॉन रिंग हमने बनाया था। पायरॉन रिंग में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो जो पहला कार्बन होता है पायरॉन रिंग का, मान लीजिए पायरॉन रिंग प्लेन ऑफ द पेपर में है, उसका प्लेन पेपर का प्लेन है, इमेजिन कर लीजिए, और उसमें जो पहले कार्बन से OH निकला है वो अगर प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है तो वो बीटा ग्लूकोज होगा, और अगर पहले कार्बन से OH नीचे की तरफ लटका है, प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। तो सेलुलोज स्ट्रक्चर में जैसे एक ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा ग्लूकोज यूनिट है, तीसरा ग्लूकोज यूनिट है, चौथा ग्लूकोज यूनिट है। एक प्लेन ऑफ द पेपर में एक ग्लूकोज यूनिट, दूसरा ग्लूकोज यूनिट, तीसरा ग्लूकोज यूनिट, चौथा ग्लूकोज यूनिट। तो सभी के पहले कार्बन से OH किधर निकला होगा? प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर निकला होगा। तो इस तरह का पॉलीमर होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज में ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म मौजूद होता है? बीटा फॉर्म मौजूद होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनदर वेरिएंट्स ऑफ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड्स आर starch and glycogen. Inulin is also another variant of polymeric polysaccharide. मतलब कि आपने पॉलीसैकेराइड्स में सबसे पहले सेलुलोज के बारे में जानकारी हासिल की, तो अब थोड़ा स्टार्च के बारे में जान लीजिए, ये भी एक पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन के बारे में जान लीजिए, ये भी एक पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है। और इन्युलिन के बारे में जान लीजिए, ये भी एक पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड सारे पॉलीमरी होते हैं, तो ये बार बार पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड लिखना ये जरूरी नहीं है। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स में हम लोगों ने सेलुलोज का तो डिस्कशन कर लिया है जितनी जरूरत थी, ठीक। दूसरा स्टार्च है, तीसरा ग्लाइकोजन है, ठीक है। चौथा इन्युलिन है, ध्यान रखिएगा इंसुलिन नहीं इन्युलिन है। और एक और लिख लेंगे काइटिन, इसका भी जिक्र आगे एनसीईआरटी बुक में है। तो हमको इनके बारे में थोड़ा या ज्यादा पॉइंट कुछ दिमाग में रखना है। अब जैसे देखिए स्टार्च है, जो स्टार्च होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट, ठीक है। तो रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, मटेरियल इन प्लांट, ये प्लांट में स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। उसी तरह से जो ग्लाइकोजन है, इट इज रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, ये एनिमल में फूड मटेरियल के रूप में स्टोर रहता है, और स्टार्च प्लांट में फूड मटेरियल के रूप में स्टोर रहता है। तो ग्लाइकोजन
ये रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल इन एनिमल्स, यानी प्लांट ग्लूकोज को आपस में जोड़ जोड़ करके स्टार्च बनाते हैं और एनिमल ग्लूकोज को आपस में जोड़ जोड़ करके ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये दोनों तो पॉलीमर हो गए और दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जहां सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, इन दोनों में जो ग्लूकोज यूनिट होता है वो अल्फा होता है, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज एनसीईआरटी ने लिखी बट ग्लूकोज मेंशन करती है, तो ये दोनों पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो ये ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये दोनों स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल हैं, क्योंकि स्टोरेज में हिस्सा लेते हैं। फूड मैटर जो है ये ऐसे फूड मैटर हैं जिनको स्टोर करता है प्लांट और एनिमल्स, जबकि सेलुलोज जो है स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लेता है। सेल वॉल स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जैसे सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। और काइटिन भी आपको मालूम है आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, बाह्य कंकाल बनाते हैं। और फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ भी आप मेंशन कर लेंगे कि काइटिन जो है ये फंगल सेल वॉल बनाता है। इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेलुलोज तो पता ही चुका है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट में पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में दो हो गए। यहां तो 1 2 3 4 5 पॉलीसैकेराइड का जिक्र किया गया है, उसमें काइटिन और सेलुलोज ये दोनों स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। इस जगह 5 जो पॉलीसैकेराइड का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इन्यूलिन जो होता है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। और फ्रक्टोज भी अल्फा और बीटा टाइप का होता है। तो कम से कम भले फ्रक्टोज का मत जानिए कि इन्यूलिन में कौन सा फ्रक्टोज होता है, बीटा फ्रक्टोज की अल्फा फ्रक्टोज, लेकिन ग्लाइकोजन और स्टार्च का तो जानना जरूरी है, बड़ा कॉमन होता है। फ्रक्टोज जो है इन्यूलिन में पाया जाता है और इन्यूलिन बहुत कॉमन पॉलीसैकेराइड नहीं है जो कि हर प्लांट में आपको दिखेगा। ये कुछ सर्टेन प्लांट्स के सेल सैप में वैक्यूल में दिखता है। हम इसका भी जिक्र किए थे सेल चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, तो वैक्यूल का जिक्र किए थे, उसमें कुछ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का जिक्र किए थे, दैट इज इन्यूलिन, डहेलिया का रूप याद करिए। तो इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये बीटा फ्रक्टोज का ही होता है पॉलीमर, मैं सिर्फ फ्रक्टोज लिख रहा हूं। तो इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो इन्यूलिन भी फूड मैटर के रूप में स्टोर रहता है इन सर्टेन प्लांट्स, जैसे डहेलिया में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो सेलुलोज, काइटिन। तो आप इन तीनों को लिख दीजिए, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ठीक है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। तो इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। अब यहां पर काइटिन की बात करते हैं। काइटिन जो होता है ये डायरेक्ट, इसमें केवल शुगर ही नहीं होते हैं, इसमें मॉडिफाइड शुगर होते हैं। तो मैं लिख देता हूं मॉडिफाइड, पॉलीमर ऑफ मॉडिफाइड शुगर, और वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से पहले ग्लूकोज के साथ एक अमीनो ग्रुप आके जुड़ता है तो ग्लूकोसामीन बनता है, और उसके बाद एक एसिटिल ग्रुप आके जुड़ता है तो एन एसिटल ग्लूकोसामीन हो जाता है उस कंपाउंड का नाम, और ऐसे एन एसिटल ग्लूकोसामीन का ये कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि काइटिन जो है ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ मॉडिफाइड शुगर, मैं लिख दे रहा हूं मॉडिफाइड ग्लूकोज या शुगर, मॉडिफाइड शुगर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कौन सा मॉडिफाइड शुगर है वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और काइटिन का एक और लिख लेंगे, कहां पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स समझते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को आर्थ्रोपॉड्स कहा जाता है, इंसेक्ट है तमाम।
चींटी है, कॉकरोच है, मच्छर है, ठीक है, हनी बी है, तितली है, इन सब का जो एक्सोस्केलेटन होता है ये सब काइटिन का बना होता है। दीज आर ऑल इंसेक्ट्स। उसका प्रॉन है, क्रैब है, झींगा मछली है, केकड़ा है, ये इंसेक्ट तो नहीं है लेकिन आर्थ्रोपॉड्स है। बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, मकड़ी है, स्पाइडर है, ये सब इंसेक्ट नहीं है लेकिन आर्थ्रोपॉड्स तो हैं। तो आर्थ्रोपॉड एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं और उन सभी में एक कॉमन फीचर होता है कि सबके शरीर पर एक कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो काइटिन कहाँ कहाँ पाया गया, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स और सेल वॉल ऑफ फंजाई, ठीक है। और यहाँ पर आर्थ्रोपॉड्स में इंसेक्ट की अगर बात करते हैं तो ऐसा मत समझेगा कि इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपॉड नहीं है, कुछ और है। तो इंसेक्ट भी इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। ये क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है। तो हम इंसेक्ट बोले, आर्थ्रोपोड बोले तो सब चलेगा। तो काइटिन इज प्रेजेंट एज एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, दोनों ही सही है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस स्टार्च पर। देखिए स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट का बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो जो स्टार्च है, अब हम स्टार्च की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। दोनों में अंदर थोड़ा सा होता है। अमाइलोज जो होता है ये अनब्रांच्ड चेन होता है, मतलब ग्लूकोज का लीनियर चेन होगा, उसमें ब्रांच नहीं निकला होगा। ये भी ग्लूकोज का लीनियर चेन होगा लेकिन इसमें जगह जगह ब्रांच निकला होगा। कैसे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, उसके बाद ये ग्लूकोज है, फिर ये ग्लूकोज है, ऐसे आपने ग्लूकोज का चेन बनाया, ठीक है। या इसको हम ऐसे समझ लें कि इसको मान लीजिए एक ऐसा चेन हमने बनाया। और एक और चीज, जो अमाइलोज वाला पोर्शन होता है इसमें जब आप इस चेन को देखेंगे तो इस चेन में कुछ दूरी पर, एक निश्चित अंतराल पर आपको हेलिकल कॉइलिंग दिखाई देगी। तो हम इसमें हेलिकल कॉइलिंग भी दिखा सकते हैं इस तरह से, ऐसे हेलिकल कॉइलिंग दिखाई देगी, फिर ऐसे हेलिकल कॉइलिंग दिखाई देगी इस तरह से, समझ रहे। और इसमें इस पूरे चेन में आपको जगह जगह ये ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे जगह जगह आपको, इस तरह से आप बना लेंगे। तो ये हो गया अमाइलोज वाला पोर्शन। यानी स्टार्च में दो तरह के चेन्स पाए जाते हैं, एक चेन में ब्रांचिंग होती है और दूसरे चेन में ब्रांचिंग नहीं होती है। जिस चेन में ब्रांचिंग नहीं होती है उसको अमाइलोज कहा जाता है। ये जो मैं ब्लू कलर से ये गोला बना रहा हूं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अमाइलोज क्या होता है, इट इज अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है चेन ऑफ ग्लूकोज, बट थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। तो अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज होता है अमाइलोज, ये ओ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें हेलिकल कॉइलिंग भी देखी जाती है, प्लस इसमें और क्या देखी जाती है, हेलिकल कॉइलिंग्स आर सीन एट इंटरवल्स, कुछ कुछ दूरी पर, इंटरवल्स, ठीक है। यानी कुछ अंतराल पर आपको हेलिकल कॉइलिंग्स दिखेंगे, यानी हेलिक्स दिखेगा, हेलिक्स दिखेगा। ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हेलिक्स का बनना क्या माना जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो स्टार्च में सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है, उसमें भी हेलिक्स बनता है। और उसमें हेलिक्स किस कंपोनेंट में बनता है, माइलोज में बनता है कि माइलोपेक्टिन में बनता है, तो बोलेंगे माइलोज नाम के चेन में बनता है। यानी स्टार्च जब आपको दिया जाएगा तो आपको उसमें दो तरह के चेन मिलेंगे, एक चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है लेकिन उसमें जगह जगह हेलिक्स मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा चेन होगा जिसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, ये चेन बड़ा होता है अमाइलोज के तुलना में, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें ग्लूकोज ज्यादा होंगे, इसमें ग्लूकोज कम होंगे। ये चेन छोटे होते हैं और उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, इसकी तुलना में कम होती है, क्योंकि चेन जब छोटा होगा तो ग्लूकोज की मात्रा भी कम होगी। तो अमाइलोपेक्टिन वाला जो पार्ट होता है उसमें चेन लंबा होता है, ये देखिए ये ग्लूकोज का चेन, और इसमें हेलिकल कॉइलिंग नहीं होती, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं दिखता है,
ये चेन हम बनाते जा रहे हैं, काफी लंबा चेन ये होगा, ठीक है, ये काफी लंबा चेन आप बना देंगे। और इसमें जगह जगह जैसे ग्लूकोज है ये, तो इस ग्लूकोज से फिर इधर भी ग्लूकोज जुड़ा है, इधर भी ग्लूकोज जुड़ा है, तो इससे इधर भी ग्लूकोज जोड़ देंगे, तो इसको बोल देंगे ब्रांचिंग। ये सोचिए ब्रांच निकल गई, इस चेन से एक ब्रांच निकल गई, फर्दर ब्रांचिंग आपको मिलेगी। और फिर इस ब्रांच में से फिर ब्रांच निकल सकता है, फिर ब्रांच निकल सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे ऐसे यहां भी एक हम ब्रांच बना देते हैं। तो स्टार्च जो है वो कैसा पॉलीमर है? ब्रांच पॉलीमर है। तो क्या स्टार्च के सभी कंपोनेंट में ब्रांच पाए जाते हैं? तो नहीं, स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट में ब्रांचिंग पाई जाती है। तो अगर आप इसमें ग्लूकोज गिनेंगे तो इसमें जो ग्लूकोज है उसके तुलना में इसमें ग्लूकोज ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्टार्च में जो मेजर पोर्शन होता है वो अमाइलोपेक्टिन का होता है। तो ये मेजर पोर्शन होता है स्टार्च का, मेजर पोर्शन होता है स्टार्च का, ठीक है। कौन? अमाइलोपेक्टिन। यानी इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसका परसेंटेज कम होता है। तो जब आप स्टार्च आपको मिलेगा तो स्टार्च में आपको दो तरह के चेन आपको मिलेंगे, एक अमाइलोज चेन और दूसरा अमाइलोपेक्टिन चेन। अब दोनों चेन को मिला दीजिए तो बोल देंगे स्टार्च। आई बात समझ? तो जो अमाइलोज चेन होता है उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होती है और इसमें आपको ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि हर पॉलीसैकेराइड में मिलते हैं, ज्यादातर पॉलीसैकेराइड्स में मिलते हैं। और इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होगी और इसमें रेगुलर इंटरवल पर आपको एक इंटरवल पर आपको क्या मिलेगा? हेलिक्स मिलेगा। तो दिस इज हेलिक्स, इतना पोर्शन जो है वो हेलिक्स है। तो ये आपको जगह जगह हेलिक्स मिलेगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में कहीं आपको हेलिक्स नहीं मिलेगा। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। तो अमाइलोपेक्टिन को लिख दीजिए, ये ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। जैसे अपने अमाइलोज को लिखा था अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और हेलिक्स इज सीन, उसी तरह यहां पर लिखेंगे ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रांच चेन है और इसमें नो हेलिक्स, इसमें हेलिक्स नहीं मिलता है, ठीक है। और ये तो आपने लिख ही दिया कि मेजर पोर्शन बनाता है, यानी कि अमाइलोज पार्ट में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की संख्या ज्यादा होगी कि अमाइलोपेक्टिन पार्ट में ग्लूकोज की संख्या ज्यादा होगी? तो अमाइलोपेक्टिन पार्ट में ग्लूकोज की संख्या ज्यादा होगी। और आप पढ़ो कि स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, डार्क ब्लू कलर देता है। तो जब आयोडीन के साथ स्टार्च इंटरेक्ट करता है तो आयोडीन इसके हेलिक्स वाले पोर्शन में फंस जाता है और उस हेलिक्स वाले पोर्शन में फंसे रहने के कारण स्टार्च को कलर दे देता है ब्लू ब्लैक कलर। स्टार्च का खुद का कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है। मान लीजिए स्टार्च का कलर कोई एक्स है, अब उसके ऊपर जब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और उस आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद फिर उसको वॉश करेंगे तो भी आयोडीन जो है, तो भी स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आयोडीन उसके हेलिक्स वाले पोर्शन में फंस जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आयोडीन होता है, ठीक है ना, आयोडीन, वो आयोडीन मैं पूरा लिख रहा हूं, ये जो आयोडीन होता है ये ट्रैप हो जाता है, गेट ट्रैप्ड इन हेलिक्स। आयोडीन गेट ट्रैप्ड इन हेलिक्स, ठीक है, गेट ट्रैप्ड इन हेलिक्स। और इसके वजह से ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है ऑफ स्टार्च ड्यू टू आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो व्हाई आयोडीन solution give blue black color to starch, या why starch take blue black solution when stained with iodine solution, blue black color when stained with iodine solution? तो बोलेंगे कि जब स्टार्च के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन गिराया जाता है तो उसमें जो आयोडीन एलिमेंट है वो स्टार्च के अमाइलोज पार्ट के हेलिकल हिस्से में जाके फंस जाता है और निकल नहीं पाता आसानी से, और इसलिए वो कलर आयोडीन की वजह से आता है स्टार्च का। तो स्टार्च का जो कलर ब्लू ब्लैक है वो आयोडीन की वजह से, आयोडीन का जो एलिमेंट वो फंसा हुआ है उसके हेलिक्स में। तो स्टार्च में जो कलर आता है अमाइलोपेक्टिन की वजह से आ रहा है कि अमाइलोज की वजह से आ रहा है? उसके अमाइलोज करेक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि हेलिक्स उसी में है और आयोडीन उसी में जाके फंस रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आयोडीन जो है वो स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। ये बात क्लियर होगी? अब इसके बाद
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि बाकी जो कार्बोपॉलीसैकेराइड जैसे ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया या सेलुलोज हो गया, ठीक है, ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देते क्योंकि इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ना तो सेलुलोज में पाया जाता, ना तो ग्लाइकोजन में पाया जाता, और न ही स्टार्च के किस कंपोनेंट में। अगर अमाइलोपेक्टिन को हम अलग कर दें, यानी स्टार्च के 2 फ्रैक्शन को अलग कर दें, अमाइलोज को अलग कर दें, अमाइलोपेक्टिन को अलग कर दें, अब फिर अमाइलोपेक्टिन को हम आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करें तो आयोडीन मॉलिक्यूल उसके साथ चिपक ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें कहीं हेलिक्स ही नहीं है। लेकिन अमाइलोज पार्ट के साथ तो चिपक जाएगा क्योंकि उसमें हेलिक्स है, हेलिक्स में घुस जाएगा आयोडीन मॉलिक्यूल। तो आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो अमाइलोज फ्रैक्शन के हेलिक्स के साथ इंटरेक्ट करता है और इस वजह से स्टार्च को वो कौन सा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। एनसीईआरटी में उसको ब्लू कलर लिखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्च आयोडीन मिल करके, स्टार्च I2 मिल करके ये कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, यही एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक। अब ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च में जो 2 कंपोनेंट है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज तो अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट है वो ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। तो ओवरऑल स्टार्च में तो दोनों होते हैं, तो अमाइलोपेक्टिन की वजह से हम स्टार्च को ब्रांच पॉलीसैकेराइड मानेंगे। तो स्टार्च इज ब्रांच पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो ब्रांच पॉलीसैकेराइड। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, its structure is similar to amylopectin component of starch, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन में भी आपको ब्रांचिंग मिलेगी जैसे कि अमाइलोपेक्टिन में मिलती थी। ये मान लो ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, और इस ग्लूकोज यूनिट में ग्लूकोज से ही ब्रांच निकला रहता है। ये भी ग्लूकोज ही है सारे, इस तरह से बना दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का भी और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का भी। तो एक तरह से आप देखें तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस ये होता है कि ग्लूकोज यूनिट की संख्या सेम नहीं होती है, इसमें अलग होती है, इसमें अलग होती है, कितने ग्लूकोज यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन के बारे में। और ग्लाइकोजन पहले बता चुके हैं रिजर्व फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है एनिमल्स में। अब देखो यहाँ जो ब्रांचिंग है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपको हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये पायरॉन रिंग, ये कार्बन बनाया था बेटा, ये देखिए इस तरह से याद करिए बनाया था कुछ, ये पायरॉन रिंग है, ठीक। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और इससे एक छठा कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। ग्रुप हम नहीं बना रहे हैं, वो तो ग्रुप हम आपको पहले भी बना के ग्लूकोज का दिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसके बगल में भी ऐसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, आप उसको भी बना सकते हैं सेम, ठीक है। ऐसे इसके बगल में और ग्लूकोज होगा, इसके आगे और ग्लूकोज होगा, तो ऐसे एक आपको चेन मिलती जाएगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो और एक ग्लूकोज हम यहाँ बना देते हैं, ऊपर भी बना देते हैं ग्लूकोज, और वहां पर हम ये ओरिएंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। ये C है, ये O है, ठीक है, ये भी C है, ठीक है, C है, C है, C ऐसे बना दिया, ठीक। और ये C, ये भी इसी को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, इसी को ऐसे कर दिया।
नीचे होगा, यहाँ H और ये क्या हो गया OH, और ये मान लेते हैं CH2OH, CH2OH। ये एक ग्लूकोज का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। उस तरह यहां भी आप बना सकते हैं। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा है, पांचवा है, और ये छठवां कार्बन है। मैं छठा कार्बन लिख देता हूँ, ये छठा कार्बन है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी पहला कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ठीक है, ये पांचवा कार्बन है, और ये छठा कार्बन है, ठीक है, ये छठा कार्बन है। और इनसे जो ग्रुप अटैच है उनको भी हम यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ भी H OH, यहाँ पर H OH OH H, जैसे इधर OH है, ये OH ऊपर मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, ये OH नीचे मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे है, और ये हो गया H, और ये क्या हो गया OH। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो HOH है वो किधर रखना है, और ये CH2OH हो गया। सेम इसी के हमने कॉपी की है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे जहां ब्रांचिंग निकल रही है, यहां ब्रांचिंग। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे हमने ये वाला बना दिया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे हमने ये वाला बना दिया, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम ये वाला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यही तो ब्रांच है ना, दिस इज द ब्रांच, यही तो ब्रांच है। तो ब्रांचिंग, और ये ब्रांच नहीं, ये तो चेन है, ये तो चेन है, और उस चेन से जगह जगह ब्रांच निकली, और ब्रांच से फिर एक नया चेन जुड़ गया है, ठीक है। तो ब्रांचिंग वाले पार्ट में कौन सा बॉन्ड होगा और चेन वाले पार्ट में कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेन ये भी है, जिस जगह से ये ब्रांच वाला पार्ट, ये बॉन्ड अलग होगा, ये बॉन्ड अलग होगा, बाकी सारे बॉन्ड आप देख रहे हैं वो सेम होंगे। जहां से ब्रांचिंग निकली होगी बस वही वाला अलग होगा। अब देखो इसमें भी आप ऐसे ही जोड़ो, ठीक है ना। तो इसमें H बना दो और इधर OH बना दो, ऐसे ही इधर H कर दो, इधर OH कर दो, इधर OH कर दो, इधर H कर दो, इधर H कर दो, इधर OH कर दो, और ये भी CH2OH कर दो, ठीक है, हो गया। अब दो मोनोसैकराइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तो आपको यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी सीखने को मिलेगा। अब ये दोनों ग्लूकोज है, सपोज कर लिया दिस इज ग्लूकोज 1, दिस इज ग्लूकोज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो यहाँ भी हम कर देते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 ग्लूकोज, दिस इज थर्ड ग्लूकोज। इस चेन का समझिए ये पोर्शन हम दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे समझो। तो यही हर जगह होगा जहां जहां ब्रांचिंग निकली होगी बेटा। तो अब यहाँ पर पहले 1 2 के बीच में बॉन्ड देखें, तो ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो इनके बीच में दो OH लटका है, OH OH के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इनके बीच में इस तरह का बॉन्ड हो जाएगा। जोड़ दो प्लेन ऑफ द पेपर से, ये तो प्लेन ऑफ द पेपर में, OH दोनों का प्लेन ऑफ द पेपर से नीचे था, तो नीचे ही नीचे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी जो एक प्लेन ऑफ द पेपर ही, एक प्लेन ऑफ द पेपर ये बॉन्ड नीचे से जाएगा, दो प्लेन ऑफ पेपर में किधर से, नीचे से, क्योंकि OH इसका भी नीचे था, इसका भी नीचे था, पहले कार्बन पर भी OH नीचे था, चौथे कार्बन पर भी OH नीचे था, तो दोनों OH नीचे था प्लेन ऑफ द पेपर से, तो बॉन्ड भी नीचे नीचे ही बनेगा। तो ये इसीलिए ऐसे लाइन खींच के बनाया जाता है, मतलब थोड़ा और नीचे बना दे रहे हैं, ऐसे लाइन खींच के। अगर यही ऊपर होता तो ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर बॉन्ड जाता, तो इसी को बोलते हैं C1OC4, यानी पीछे वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन और आगे वाले ग्लूकोज का चौथा कार्बन जो है वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं। इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, इसी को बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पर भी OH नहीं, पहले कार्बन पर भी OH नीचे था, तो इसलिए अल्फा OH था। ये पहले कार्बन पर जब OH नीचे होगा तो उसको बॉन्ड में अगर पहला कार्बन हिस्सा ले रहा है और उसमें OH नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज होगा। किसी भी ग्लूकोज में पहले कार्बन पर OH प्लेन ऑफ द पेपर से नीचे होगा तो अल्फा ग्लूकोज होगा, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज। तो जो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे अल्फा 1,4 लिंकेज कहा जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी पहला ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और जो दूसरा ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन चौथे कार्बन से अटैच है 4। यहाँ 1 पहले कार्बन को बता रहा है, 4 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन को बता रहा है, और अल्फा मतलब कि ये जो पहले कार्बन को OH था किधर था, नीचे था, और चौथे कार्बन पर भी OH नीचे था, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे से गुजर रहा है। तो ये हो गया 1,4 लिंकेज, यानी आपको इस पूरे ग्लाइकोजन
चेन में, इस पूरे ग्लाइकोजन चेन में 1,4 लिंकेज दिखेगा, ठीक है ना। मतलब ये सब अल्फा 1,4 लिंकेज दिखेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप ग्लाइकोसिडिक भी लिख सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब ये सब अल्फा 1,4 चेन दिखेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज दिखेंगे। सिर्फ एक जगह पर अल्फा 1,6 होगा। कैसे देखो, अब ये ग्लूकोज जब इससे जुड़ेगा तो इसका तो पहला कार्बन खाली है और इसका कौन सा कार्बन के नजदीक है, 6 कार्बन के नजदीक है, तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड आएगा। तो इसके बीच में जो OH और H है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो अल्फा 1,6, इस OH को हम इधर कर देते, कहीं भी कर देंगे, वो हमेशा नीचे ही बनेगा। तो CH2OH कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ OH OH के बीच में इंटरेक्शन करके ऐसे, ये हो गया। तो इसको बोलेंगे, देखो पहला कार्बन और छठे कार्बन के बीच में, और ये ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल निकला है H2, ये कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, H2। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब बनता है तो क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल। OH OH के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना बेटा, तो पहले कार्बन का OH और छठे कार्बन का OH के बीच में इंटरेक्शन होगा, तब फिर वाटर निकलेगा, फिर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो बनेगा C1OC6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं अल्फा, क्योंकि अल्फा कार्बन है, OH इसमें भी क्लियर होगा, पेपर के नीचे होगा अल्फा 1, और ये वाला कौन सा कार्बन है, 6, अल्फा 1,6 लिंकेज इसको कहेंगे। तो ये बताओ ग्लाइकोजन में कौन से 2 लिंकेज पाए जाते हैं, कौन से 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, 1,4 और 1,6। 1,4 जो है वो आपको चेन में मिलेगा, चाहे इधर चेन हो, चाहे इधर चेन हो, चाहे इधर चेन हो, चाहे इधर चेन हो, लेकिन जहां से ब्रांच निकली होगी, जहां से ब्रांच निकली होगी उस जगह पर जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,6 होगा। यानी अल्फा 1,6 लिंकेज आपको सिर्फ ब्रांचिंग वाले जगह पर मिलेगी, जहां ब्रांच होगा वहीं पर 1,6 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन है या स्टार्च है, जो ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, उनमें 2 तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे जहां ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। जैसे स्टार्च में जो अमाइलोज है वो तो अनब्रांच है, तो केवल 1,4 मिलेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी मिलेगा और जहां से ब्रांचिंग निकली होगी 1,6 होगा। तो अमाइलोपेक्टिन में 1,4 1,6, मतलब अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, अमाइलोज में केवल अल्फा 1,4, और ग्लाइकोजन में तो दोनों मिल रहा है, अल्फा 1,4 और जहां ब्रांचिंग है अल्फा 1,6। और एक बार जब अल्फा 1,6 हो गया तो फिर उसके बाद ये फिर अल्फा 1,4 हो गया ना, क्योंकि इसका चौथा कार्बन इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन इसका पहला, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया कि जो ब्रांच पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें कौन से 2 तरह के लिंकेज होते हैं, ये आगे भी अभी डिस्कशन में आएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनके 2 एंड होते हैं, लेफ्ट एंड और राइट एंड। तो ये मान लेते हैं राइट एंड है और ये मान लेते हैं लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड है। तो अब यही देख लीजिए, ये मान लीजिए लेफ्ट एंड है और इसको मान लेते हैं राइट एंड, राइट एंड। एक चीज आपको बता दें, किसी भी पॉलीसैकेराइड में अगर कोई भी या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, चाहे मोनोसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड हो, अगर एनोमली कार्बन फ्री है, वो किसी बॉन्ड से लिंक्ड नहीं है, तो उसको रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एंड। अब देखो जो पहला कार्बन होता है उसको मैंने पहले ही बताया हुआ है, उसको रिड्यूसिंग, उसको एनोमरिक कार्बन कहा जाता है, एनोमरिक कार्बन, और फंक्शनल कार्बन कहा जाता है, फंक्शनल कार्बन। ये रिड्यूस कर सकता है रिएजेंट्स को, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का नाम सुने हैं ना, तो ये फंक्शनल कार्बन रिड्यूस कर सकता है रिएजेंट्स को। जैसे फेहलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी नाम याद रख लीजिए। तो फेहलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये रिड्यूस कर सकता है फंक्शनल कार्बन को, ठीक है, ये रिड्यूस कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर फ्री है तो देखो ये किसी बॉन्ड से जुड़ा है क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है क्या, नहीं। तो एकदम से राइट एंड वाला जो कार्बन होगा, अब देखो यहाँ पर इस ग्लूकोज का देखो, ऐसे समझो ये ग्लूकोज है, तो इसका पहला कार्बन तो इधर होगा, चौथा कार्बन इधर होगा। इस ग्लूकोज का देखो, इसका पहला कार्बन इधर होगा, चौथा कार्बन इधर होगा। तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन इधर, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन इधर। तो जो लेफ्ट हैंड वाला ग्लूकोज होगा उसका पहला कार्बन आगे वाले के चौथे कार्बन से जुड़ा होगा, इसका पहला कार्बन इसके आगे वाले के चौथे कार्बन से जुड़ा होगा, इसका पहला कार्बन इसके आगे वाले के चौथे कार्बन से जुड़ा होगा।
इसका पहला कार्बन इसके छठे कार्बन से जुड़ा होगा, यानी सबका पहला कार्बन जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन जब एकदम यहाँ पर आओगे तो ये पहला कार्बन के आगे कोई ग्लूकोज तो है नहीं कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो ये फ्री रहेगा इसका पहला कार्बन। तो याद रखेंगे कि इसका जो है ये फ्री एनोमेरिक या फंक्शनल कार्बन होगा, ठीक। ये किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नहीं जुड़ा होगा, नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखिएगा किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये फ्री है रिड्यूस करने के लिए किसी भी एजेंट को, तो उसको रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। तो राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड माना जाता है, रिड्यूसिंग एंड माना जाता है। और जो लेफ्ट एंड होता है, इसमें तो पहला कार्बन, लेफ्ट एंड पर पहला कार्बन नहीं है, लेफ्ट एंड पर कौन सा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ये फंक्शनल कार्बन होता नहीं है। इस ग्लूकोज का जो फंक्शनल कार्बन है FC1 वो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इंगेज हो गया। ऐसे ही इसके आगे अगर कोई ग्लूकोज आ रहा है तो इसका भी पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इंगेज हो जाएगा। तो ये आप जब किसी चेन को देखेंगे, पॉलीमर के चेन को देखेंगे, तो जो उसका सबसे पीछे वाला एंड होगा, ठीक, और एक सबसे आगे वाला एंड होगा। सबसे आगे वाला एंड को राइट एंड कहा जाता है, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड ये पड़ता है और लेफ्ट साइड ये पड़ता है, तो राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो राइट एंड रिड्यूसिंग होगा और लेफ्ट एंड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। इसको नॉन रिड्यूसिंग, तो लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि लेफ्ट एंड पर कोई एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल कार्बन है ही नहीं, या फ्री, जो कि किसी रिएजेंट को, खासकर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, ठीक। कोई भी मोनोसैकेराइड ले लो, मोनोसैकेराइड में तो कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता ही नहीं है, तो उसका पहला कार्बन या फंक्शनल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन तो फ्री रहता है। तो सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उनको जब पहले सॉल्यूशन में डालोगे, बेंडिक सॉल्यूशन में डालोगे, तो ये सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक। ऐसे ही डाइसैकेराइड में भी आते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो सुक्रोज याद रखना, सुक्रोज में जो बॉन्डिंग होगी, चूंकि एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में नहीं है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, लेकिन बता दे रहा हूं, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल कार्बन होता है वो पहला नहीं होता है, दूसरा होता है, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन होता है, तो 1-2 के बीच में लिंकेज होता है सुक्रोज में। तो दोनों ही ग्लूकोज, दोनों ही शुगर यूनिट में दोनों के ही फंक्शनल कार्बन फ्री नहीं है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाता सोल्यूशन में डालने पर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया सुक्रोज। लेकिन लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें पहला फंक्शनल कार्बन तो इंगेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन दूसरा शुगर का जो फंक्शनल कार्बन है वो फ्री है। तो इसलिए याद रखेंगे कि रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग एंड की बात हो रही है पॉलीसैकेराइड में, तो पॉलीसैकेराइड में जो राइट एंड होता है रिड्यूसिंग क्यों होता है कि राइट एंड पर जो फंक्शनल कार्बन है वो फ्री है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में नहीं हिस्सा ले रहा है, तो फ्री है, तो वो रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो लेफ्ट एंड वाला फंक्शनल कार्बन है, ये लेफ्ट एंड पर जो ग्लूकोज है उसका जो फंक्शनल कार्बन है वो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, और ये फंक्शनल कार्बन होता नहीं कि रिड्यूस कर सके, तो इसलिए लेफ्ट एंड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग होता है। ये ग्लाइकोजन के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी बुक ने समझाया है, लेकिन ये ग्लाइकोजन के बारे में नहीं, ये स्टार्च के बारे में भी सही है, ये सेल्यूलोज के बारे में भी सही है, ये ध्यान रखिएगा। मेजर जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं सबके बारे में सही होता है कि पॉलीसैकेराइड ओवरऑल नॉन रिड्यूसिंग होंगे, लेकिन उनका जब एंड की बात करेंगे, ओवरऑल नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि इतना लंबा चेन है कि राइट एंड उसी में कहीं छिपा होगा, तो जब सोल्यूशन में डालेंगे तो रिड्यूस थोड़ी ना कर पाएगा। लेकिन अगर उसको खोल दे उस चेन को और केवल उस टिप को हम सोल्यूशन में डालें, तो राइट एंड वाला टिप जब सोल्यूशन में जाएगा तो रिड्यूस करेगा कि नहीं, क्योंकि फ्री है फंक्शनल कार्बन। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी बुक में बड़े धीरे से पॉइंट कहेंगे तो निकल लिया, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड में जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो अमीनो शुगर्स होते हैं या एसिटाइलेटेड अमीनो शुगर्स होते हैं। तो मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कंटेन्स शुगर डेरिवेटिव्स, उसमें शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब शुगर डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए
एज यूनिट, कंटेन शुगर डेरिवेटिव्स एज यूनिट, ठीक है। पॉलीसेकेराइड है तो बहुत सारे यूनिट्स के बने होंगे। अब यहां पर शुगर के रूप में जैसे ग्लूकोज मान लीजिए ले लिया या गैलेक्टोज ले लिया, ठीक है। ग्लूकोज भी एक हेक्सोज शुगर है, गैलेक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है, दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ जब अमीनो ग्रुप जुड़ेगा, अमीनो ग्रुप जब आप जोड़ देंगे तो ये अमीनो ग्लूकोसामीन हो जाएगा, ग्लूकोसामीन हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम ग्लूकोज ना करके क्या कहेंगे, ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज का जो रिंग आप देख रहे थे ना, पायरॉन रिंग, उसमें OH लगा था, तो किसी OH से रिएक्ट कर लेगा ये अमीनो ग्रुप, तो जहां पर OH लटका था वहां NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो ग्लूकोसामीन हो गया। और उस ग्लूकोसामीन में जो अमीनो ग्रुप लटका था, क्योंकि अमीनो ग्रुप में आपको मालूम है NH2 होता है, तो एक H हटा करके CH3CO ग्रुप आ गया, एसिटिल ग्रुप आ गया, तो उसको N-एसिटिल ग्लूकोसामीन कह देंगे। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा किसी एसिटिल ग्रुप का, तो ये ग्लूकोसामीन कन्वर्ट हो जाएगा N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, ठीक। और ऐसे ही गैलेक्टोज भी बन सकता है, गैलेक्टोज के साथ जब अमीनो ग्रुप जुड़ेगा तो गैलेक्टोसामीन बन जाएगा, गैलेक्टोसामीन बन जाएगा। और गैलेक्टोसामीन के साथ जब ऐसे ही एसिटिल ग्रुप आएगा, एसिटिल ग्रुप आएगा, तो इसके साथ N-एसिटिल गैलेक्टोसामीन हो जाएगा, गैलेक्टोसामीन। तो अब ये सिंपल शुगर थोड़ी बना गया, अब तो कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, डिराइव्ड शुगर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स शुगर या डिराइव्ड शुगर से बनने वाले जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई तो मोर कॉम्प्लेक्स है। पहले एक ग्रुप आया था अमीनो ग्रुप, अब एक और ग्रुप आ गया, यानी अब और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ जो मोर लिखा है मतलब कि वो तो आपकी पर डिपेंड है कि कितना सोच सकते हैं या कितना पॉसिबल है उसमें ग्रुप और ऐड करना, ठीक है। तो इस तरीके से N-एसिटिल ग्लूकोसामीन से जो पॉलीमर बनता है उसको काइटिन कहते हैं। तो काइटिन इज पॉलीमर ऑफ N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, इट इज पॉलीमर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन। और ये ऐसे बहुत सारे, इसको शॉर्ट में NAG पढ़ते हैं, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, NAG। तो बहुत सारे NAG यूनिट से मिलकर बना होता है काइटिन, यानी काइटिन जो है एक ही तरह के यूनिट से बना होता है। अब आप कहेंगे अरे अभी थोड़े देर पहले तो हमने काइटिन को हेट्रोपॉलीसैकेराइड शब्द के साथ नवाजा था कि ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। जी हाँ, एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी बुक, अभी 1-2 साल पहले, पिछले 7 साल से एनसीईआरटी बुक यही बता रही थी कि काइटिन क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीमर है। अब इधर की 1-2 साल की जो नई एडिशन आई है उसमें धीरे से उस पॉइंट को हटा ही दिया है। ये नहीं बोला है कि काइटिन जो है वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड नहीं है या होमोपॉलीसैकेराइड है, बस ये लाइन हटा दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है, क्योंकि इसमें जो मोनोमरिक यूनिट होता है वो सेम होता है NAG यूनिट, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, इसी का रिपीट होता है काइटिन, ठीक है ना। और ये जरूर एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो उसका पॉइंट है कि द कॉम्प्लेक्स, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। काइटिन का जिक्र कर दिया और उसके बाद लिख दिया दीज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आर हेट्रोपॉलीमर। तो बच्चों के दिमाग में आएगा दीज मतलब काइटिन की बात कर रहा है, लेकिन काइटिन हेट्रोपॉलीमर नहीं है, काइटिन इज होमोपॉलीमर, काइटिन इज होमोपॉलीमर। क्योंकि इसको बनाने वाले यूनिट अलग अलग है कि सेम दिख रहे हैं, सेम है। हाँ, इसको बनाने वाला जो यूनिट है उसमें केवल ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज के साथ उसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसमें एसिड ग्रुप जुड़ा है, लेकिन ये तीनों जुड़ करके एक कंपाउंड न बनाए। यूनिट ये है और ये यूनिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये होमोपॉलीमर हुआ काइटिन, ना कि हेट्रोपॉलीमर हुआ। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर हेट्रोपॉलीमर, ये जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, काइटिन के लिए नहीं ये सही है, ठीक है। तो ये हमने आपको पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बता दिया। एक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जो बात की है उसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक बार और अच्छे से समझ लीजिए
देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी भी शुगर को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो उसका जो फंक्शनल कार्बन है, याद रखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये जो तमाम शुगर है, मोनोसैकेराइड्स है, इनमें फंक्शनल कार्बन पहला कार्बन होता है। लेकिन फ्रक्टोज, लिख लीजिए, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल कार्बन होता है वो दूसरा कार्बन होता है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। और आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें नंबरिंग पहले कार्बन से होती है, फंक्शनल कार्बन से। यहाँ कीटोन ग्रुप में नंबरिंग जो फंक्शनल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, वो दूसरे नंबर पर आता है कीटो ग्रुप में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप के वजह से उसका फंक्शनल कार्बन नंबर 2 होता है, जबकि ग्लूकोज जो मोस्ट कॉमन शुगर है उसमें फंक्शनल कार्बन नंबर 1 होता है। तो जब ग्लूकोज के किसी भी चेन को देखिए, चाहे 2 मोनोसैकेराइड वाला चेन देखिए, अगर कोई भी ग्लूकोज यूनिट का अगर एक भी फंक्शनल कार्बन फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर माना जाएगा। अब पूरे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में देखिए, आखिरी एकदम कोने वाला जो ग्लूकोज है, राइट साइड वाला, उसका C1 देखिए फ्री था, किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नहीं जुड़ा था। लेकिन बाकी जितने भी ग्लूकोज थे वो सब देखो C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 सब जुड़े हुए थे। और एकदम पीछे वाला ग्लूकोज का भी C1 जुड़ा था C4 से, आगे वाले के, ठीक। और उसका जो एंड जो कार्बन फ्री था वो C4 था, तो फंक्शनल कार्बन तो नहीं है। तो इसीलिए कोई भी पॉलीसैकेराइड में जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि राइट एंड वाला जो कार्बन बचा है वो C1 है, वो रिड्यूस कर देगा। ऐसे ही मान लो ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज तो किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है, उसका C1 तो फ्री है ही है। फ्रक्टोज, उसका तो C1 फ्री है, उसका C2 फ्री है, क्योंकि किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है। तो फ्रक्टोज का C2 फंक्शनल कार्बन है, वो भी किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। ग्लूकोज का C1 फंक्शनल कार्बन है, वो भी किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। तो ग्लूकोज क्या है पूछ दे तो बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को चिपका दो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ही सुक्रोज बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी सुक्रोज जो बनता है, सुक्रोज वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और ध्यान रखना है, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो ग्लूकोज के पहले कार्बन के बीच में और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच में। ध्यान रखिएगा, यानी फ्रक्टोज का फंक्शनल कार्बन C2 होता है, पहले बता चुके हैं। ग्लूकोज का फंक्शनल कार्बन क्या होता है? C1 होता है। तो यानी कि जो फंक्शनल कार्बन है ग्लूकोज में और फंक्शनल कार्बन है फ्रक्टोज में, दोनों ही लिंक्ड हो गए, दोनों ही इंगेज हो गए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में यानी सुक्रोज वो रिड्यूस कर पाएगा? नहीं रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि फंक्शनल कार्बन फ्री होना चाहिए, किसी का भी फ्री होना चाहिए, इसका फ्री हो चाहे इसका फ्री हो, लेकिन दोनों के फंक्शनल कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ये वो बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सुक्रोज जो है वो कैसा शुगर हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि इसमें दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े रहते हैं, एक मोनोसैकेराइड ये, एक मोनोसैकेराइड ये, दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं ना, तभी तो सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है, ये दो शुगर से मिलकर बना हुआ है। सुक्रोज है डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड, तो दोनों मोनोसैकेराइड के फंक्शनल कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसलिए ये कौन सा शुगर होगा? नॉन रिड्यूसिंग। हाँ, अगर ये बॉन्ड हम तोड़ दें तो फिर से ग्लूकोज अलग हो गया, फ्रक्टोज अलग हो गया, इसका फंक्शनल कार्बन फ्री हो गया, इसका फंक्शनल कार्बन फ्री हो गया। अब ये दोनों रिड्यूस कर देंगे, तो फ्री होने के बाद ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो पूछेगा ग्लूकोज कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है, उसका फंक्शनल कार्बन फ्री है, मोनोसैकेराइड है, कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए ही नहीं। फ्रक्टोज कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसने भी उसका भी C2 कार्बन जो फंक्शनल कार्बन है वो फ्री है, वो किसी बॉन्ड में हिस्सा ही नहीं लिया, तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड है वो कोई बॉन्ड तो बनाते नहीं है किसी से, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, वेदर इट इज गैलेक्टोज, वेदर इट इज ग्लूकोज, वेदर इट इज फ्रक्टोज, वेदर इट इज राइबोज, वेदर इट इज डीऑक्सीराइबोज, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जब डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो देखना पड़ेगा कि जो दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं, क्या दोनों के फंक्शनल कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कि क्या सिर्फ एक का फंक्शनल कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड में और दूसरे का फंक्शनल कार्बन फ्री है। तो जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें दोनों मोनोसैकेराइड के फंक्शनल कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बन जा रहा है। ऐसे जब गैलेक्टोज को देखेंगे तो गैलेक्टोज जो है लैक्टोज को देखेंगे, लैक्टोज इज आल्सो डाइसैकेराइड, लैक्टोज एक दूसरा डाइसैकेराइड।
तो लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से। तो गैलेक्टोज का तो फंक्शनल कार्बन हिस्सा ले लिया बॉन्ड बनाने में, लेकिन ग्लूकोज का चौथा कार्बन हिस्सा ले लिया। तो C1 C4 के बीच में बॉन्ड बना, लेकिन ग्लूकोज का पहला कार्बन तो खाली है, तो रिड्यूस कर देगा। तो गैलेक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, सॉरी गैलेक्टोज कह रहे हैं, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो लैक्टोज ऐसा डाइसैकेराइड है जो शुगर को रिड्यूस, फेलिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो डाइसैकेराइड में कुछ रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनमें फंक्शनल कार्बन फ्री है कि नहीं। ये हर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी बुक ने रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड लिख दिया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग का मतलब एक केमिस्ट्री के बेसिस पर कि एक सोल्यूशन है जिसको रिड्यूस कर दे रहा है वो ग्रुप, ठीक। और आपको मालूम है शुगर्स में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का तो नाम सुने होंगे, दीज आर फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो देखना है कि ये ग्लूकोज जब अकेले होता है तो रिड्यूस कर पाता है, क्या ये स्टार्च में है तो रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं, क्या ग्लाइकोजन में है तो रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं, क्या ये सुक्रोज में है तो रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं। तो इसी आधार पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट बना है।